हेलो जीनियस, क्या हाल चाल। आप सबका स्वागत है एच आर नीड बायोलॉजी चैनल पे। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका आज लेक्चर है फर्स्ट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का। तो मैं एच आर, ठीक, ये दिख रहा हूँ मैं। अब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अब स्टार्ट करते सीरीज बिना टाइम गवाए। जैसे स्टार्ट करता हूँ मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जैसे आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। बाकी का फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम। हाँ, यानी आज कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेल रिप्रोडक्टिव ही पढ़ेंगे, जिसमें भी हम स्पर्म जो है वो गैमेटोजेनेसिस के अंदर आ रहा है, तो वो बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा यानी एनसीईआरटी के लाइन लिखा है, जैसा आप जानते हैं मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज, इसे ही इंग्लिश में विविपेरस बोला जाता है। तो मानव में, तो ये तो ठीक है, पहले इसको विविपेरस को समझ लेते कि विविपेरस क्या है। विविपेरस यानी जो बच्चे को जन्म देता है, जो बच्चे को जन्म देता है, जो बच्चे को जन्म देता है हम उसे विविपेरस बोलते हैं। जो बच्चे को जन्म देता है वो विविपेरस बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, विविपेरस बोला जाता है। उसके बाद जैसे आगे देखते हैं हम, एक मिनट रुक जाओ, अच्छे से बैठ जाते हैं। ठीक है, दिख रहा है, दिख तो रहा होगा, ठीक। अब जैसे देखते हैं आगे, आगे देखें तो यानी मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, ये यानी मानव में जनन घटना के अंतर्गत यानी रिप्रोडक्टिव इवेंट, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट देखें तो रिप्रोडक्टिव इवेंट के अंदर हम इसको ट्रिक से भी याद करेंगे। ये ट्रिक के अंदर जैसे कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट में, जैसे ये रिप्रोडक्टिव इवेंट ह्यूमन में देखें तो पहला आता है इसमें गैमेटोजेनेसिस। ह्यूमन यानी रिप्रोडक्टिव इवेंट के अंदर पहला आता है गैमेटोजेनेसिस, फिर उसके बाद इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। ये जो है कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीज़ें जो है ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट के अंदर ये आते हैं। तो इसको अब डिटेल में थोड़ा देखते हैं कैसा क्या है। 5 चीज़ें, सॉरी 7 चीज़ें था ना, ठीक। तो द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी क्या होता है, युग्मकों की रचना, युग्मक जनन, यानी पुरुष में शुक्राणु। पुरुष में बात करें तो पुरुष में क्या होता है, यानी मेल में स्पर्म एंड फीमेल में जैसे स्त्री की बात करें तो इसमें अंडाणु यानी ओवम का बनना। ये तो था कहाँ तक, ये युग्मक जनन का है यानी गैमेटोजेनेसिस। ये इतना जो पैराग्राफ हमने यहाँ तक लाइन पढ़ा, ये गैमेटोजेनेसिस के अंदर था। किसके अंदर था, ये गैमेटोजेनेसिस के अंदर था। उसके बाद जैसे हम आगे देखें तो स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण, ये वीरिसेचन कहलाता है यानी इंसेमिनेशन। यानी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म का यानी वहाँ तक पहुँचाना पेनिस के थ्रू, तो ये इंसेमिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इंसेमिनेशन कहलाता है। जैसे इंसेमिनेशन अपना स्पर्म पहुँच गया, उसके बाद देखे क्या होता है, पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का सलन यानी फ्यूज़न होता है। स्पर्म आता है, उधर से ओवम आता है, उनका फिर वो गले मिल जाते हैं, गले मिलना यानी फ्यूज़न यानी सलाइन हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। दोनों जैसे मिले, स्पर्म ओवम ने ऐसा गले लगा लिए, तो एक स्पर्म एक ही ओवम से यानी मिलता है, बाकी के फिर वहाँ ब्लॉक हो जाते हैं, चैनल सब पूरे ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक स्पर्म ही एक ओवम से मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बाकी के फिर यानी वो ब्लॉक होने के कारण चैनल बाकी के नहीं करते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, निषेचन, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद यानी युग्मक जायगोट का निर्माण होगा। युग्मनज यानी किसका निर्माण होगा, जायगोट का निर्माण होगा। जैसे देखे तो ये एन 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 देखे तो जैसे ये एन है, तो ये इधर से दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, एक मिनट इधर कुर्सी कर लेता मैं, अब दिख जाएगा। ये दिख रहा है ना, यहाँ से ऊपर का पूरा दिख जाएगा, ठीक। एन क्या है, ये मान लो स्पर्म है। एन क्या है, स्पर्म, पेन, एक मिनट, जैसे एन हो गया, एन क्या है, एन हो गया, ये स्पर्म हो गया, स्पर्म हो गया, और प्लस ये ओवम हो गया, ओवम हो गया। तो इसने क्या क्रॉस करा, क्रॉस करे तो क्या बना, अपना जाइगोट बना, जाइगोट बना, क्या बना, जाइगोट। ये मेल गैमेट एंड ओवम फीमेल गैमेट।
दोनों ने फर्टिलाइजेशन की, जायगोट बना, जायगोट होता है अपना 2n होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें हम, आगे देखें तो हट जाता लाइन, एनसीईआरटी लाइन दिखने के लिए, 1 मिनट, एनसीईआरटी लाइन दिखने के लिए हटना पड़ेगा ना, ठीक। अब दिख रहा है बराबर इधर का पूरा, अब दिखेगा। तो इसमें जैसे जायगोट का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है, देख लिए शामिल है, ठीक। अब आगे देखते, अब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद कोरक पुट्टी यानी ब्लास्टोसिस्ट की रचना और उसका परिवर्धन होगा। यानी ब्लास्टोसिस्ट का कैसा होगा, इसमें यानी फॉर्मेशन भी होता है और उसका डेवलपमेंट भी होता है ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक। तो अब उसके बाद इस आगे देखें, इसका गर्भाशय की दीवार से चिपकना, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो गया। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन से जो यानी ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट चिपकेगा किस पे, यूटेराइन वॉल पर, यूटेराइन वॉल पर चिपकेगा। जैसे चिपक गया मान लो तो इसे अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इम्प्लांटेशन कहते हैं। भ्रूणीय परिवर्धन होता है, उसके बाद भ्रूणी परिवर्धन यानी क्या होता है, गर्भविधि, गर्भाविधि को हम इंग्लिश में जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जेस्टेशन यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर जो डिलीवरी होती है जब तक का जो टाइम पीरियड होता है वो जेस्टेशन यानी पीरियड कहलाता है, गर्भाविधि कहलाता है, ठीक है ना, गर्भविधि कहलाता है। तो ये जेस्टेशन पीरियड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो पूरा चलता है जेस्टेशन के अंदर चलता है, ठीक। जेस्टेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे पार्चुरेशन कहला जाता है, यानी जो जन्म हुआ यानी पार्चुरेशन कितने महीने के बाद, 9 महीने के बाद होता है, ठीक। उसके बाद जैसे देखें हम आगे, तो आगे प्रसव की क्रिया घटित होती है, ठीक है, यहाँ तक हो गया, प्रसव भी हो गया। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटना यौनारंभ के पश्चात कैसी होती है, यौनारंभ के पश्चात यानी संपन्न होती है। प्यूबर्टी के बाद जितनी भी घटना है ये सब प्यूबर्टी के बाद ही होता है, प्यूबर्टी के पहले कुछ नहीं होता, ठीक। अब जैसे हम यानी रिप्रोडक्टिव इवेंट जो ह्यूमन में भी देखा हमने, तो उसकी ट्रिक देख लेते कि क्या है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस देखा हमने, इंसेमिनेशन देखा, फर्टिलाइजेशन देखा, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, जैसे जेस्टेशन को युग्मक जनन, इंसेमिनेशन को क्या वीर्यसेचन, फर्टिलाइजेशन निषेचन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ठीक। इम्प्लांटेशन को हम हिंदी में रोपण बोलते हैं, जेस्टेशन यानी गर्भविधि, पार्चुरेशन यानी प्रसव, ठीक। तो इसको हम ये ट्रिक है एक कि गिफ्ट बाय बिग पेरेंट, गिफ्ट बाय बिग पेरेंट, तो इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे जी से गैमेटोजेनेसिस, आई से इंसेमिनेशन, एफ से फर्टिलाइजेशन, ये बाय का मतलब कुछ नहीं है, बी यानी ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, आई इम्प्लांटेशन, जी यानी जेस्टेशन, पेरेंट यानी पार्चुरेशन। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो था स्टार्टिंग का पार्ट वो हो चुका है ख़त्म। अब उसके बाद आगे की एनसीईआरटी की लाइन देखते कि क्या बोला है। तो अब देखते हैं आगे, पुरुष तथा स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती है। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, एक वृद्ध पुरुष में भी, यानी एक बुढ़ा भी स्पर्म बना सकता है, बट एक बुढ़ी ओवम नहीं बना सकती। यही लिखा है कि लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना करना 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। यानी लेडीज़ जो है, लेडीज़ों में क्या होता है, लेडीज़ों में जैसे ने 50 वर्ष की उन्हीं की आयु होती है तो उसके बाद मीनोपॉज आता है, यानी अंडाणु बनना बंद हो जाता है, मीनोपॉज आता है। क्या बोलते हैं इसको, मीनोपॉज बोला जाता है, मीनोपॉज, तो मीनोपॉज बोला जाता है, मीनोपॉज बोला जाता है, ठीक है ना। तो ठीक, आगे देखते। और स्टार्ट जब होता है, जैसे प्यूबर्टी है, मान लो ये तो 50 की एज में हो रहा है, 50 की कैसा एज में हो रहा है मान लो, बट जैसे प्यूबर्टी अपनी, प्यूबर्टी यानी 12-13 की एज में प्यूबर्टी आ जाती, तो प्यूबर्टी से यहाँ तक, तो ये रिप्रोडक्टिव क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव एज कहलाती है। रिप्रोडक्टिव एज कहलाती है कितनी, ठीक तो है, रिप्रोडक्टिव एज कहलाती है 12 से 13 की। तो इससे हम मेनार्क बोला जाता है, नार्क, स्टार्टिंग को मेनार्क बोला जाता है, यानी मेनार्क से लेके मीनोपॉज तक का टाइम जो है उसे रिप्रोडक्टिव, यानी वही रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, ठीक। आगे देखते हम, आगे देखें तो क्या ये, आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्र की चर्चा करते। तो मानव में स्त्री और पुरुष जनन तंत्र की चर्चा करने से पहले हम 2 चीज़ें देख लेते कि सेक्स ऑर्गन में, जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकंड डिग्री सेक्स ऑर्गन देख लेते। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जैसे हम देखें, मैं बताता हूँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मेल में
मेल में बात करते टेस्टिस होता है, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है। टेस्टिस भी दो होता है, ओवरी भी दो होता है, यानी एक वन पेयर दोनों में होता है। ठीक है, तो जैसे देखे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है गैमेट बनाएगा एक तो एक, और दूसरा हार्मोन का सिक्रेशन यानी हार्मोन बनाने का काम भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का होता है। और सेकेंड डिग्री जो सेक्स ऑर्गन होता है, सेकेंड डिग्री नहीं, सेकेंड डिग्री यानी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया, सेकेंडरी जो होता है अपना सेक्स ऑर्गन, वो हार्मोन भी नहीं बनाते और वो गैमेट भी नहीं बनाते, वो प्रोवाइड क्या करते वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखते कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या बना रहा है, ये गैमेट बनाएगा और हार्मोन बनाएगा। ये दिख रहा है ना, ऊपर लिखा है ये, ठीक है। ठीक, अब मेल में बात करें तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस देखा, जैसे लास्ट में ई एस है तो प्लूरल होगा और आई एस है तो सिंगुलर होगा, हिंदी में इसे वृषण बोला जाता है। जैसे मेल सेक्स हार्मोन बनाएगा तो वो एंड्रोजन का एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, और मेल गेमेट की बात करें तो मेल गेमेट क्या है, स्पर्म। मेल गेमेट स्पर्म है। अब फीमेल में बात करें, फीमेल में क्या है, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ओवरी होता है। ओवरी यानी अंडा से ओवरी में जैसे देखिए हम सेक्स हार्मोन की देखें तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बात किए थे यहाँ पे मीनोपॉज की बात की, तो यानी मीनोपॉज की बात की थे तो मीनोपॉज के बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है या बहुत कम बनता है और फिर उसके बाद बहुत कम, फिर यानी बनता ही नहीं फिर। तो इस कारण क्या होता है, एस्ट्रोजन कम होने के कारण लेडीज़ों के क्या होता है, हाथ पैर जैसे दर्द देंगे, ओस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है तो वो होने लग जाती है उनकी, यानी जॉइंट में दर्द होगा, उनको पेन रहता है फिर, ठीक है ना, पेन रहता है, हाथ पैर दर्द करेंगे, बोलेंगे कुछ दर्द करेगा, तो ये यानी असर है ये एस्ट्रोजन का। ठीक है, जैसे फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट जो होता है ये ओवम। ठीक, अब आगे देखें सेकेंड डिग्री सेक्स ऑर्गन क्या नहीं बनाते, ये गैमेट एंड सेक्स हार्मोन क्या ये नहीं बनाते। कैसे करते ये नहीं बनाते, ये गैमेट भी नहीं बनाते और सेक्स हार्मोन भी नहीं बनाते, ठीक है ना। अब आगे देखें, अब जैसे प्रोवाइड क्या करते हैं ये सेकेंड डिग्री सेक्स ऑर्गन, क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, तो ये पैसेज प्रोवाइड करते हैं यानी रास्ता, स्पर्म को जाने के लिए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक जाने के लिए ये रास्ता प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, ये रास्ता प्रोवाइड करते और मैच्योरेशन प्रोवाइड करते। जैसे पैसेज की बात करें, रास्ता क्या, रास्ते में भी जैसे हम देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ये हम आगे देखेंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक ले जाने का काम कहाँ तक, वो भी फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन यानी फैलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला होता है। तो एम्पुला में आते हैं ये, फीमेल से ओवम आएगा, मेल से इंसेमिनेशन के थ्रू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुँचेगा, फिर यानी फैलोपियन ट्यूब तक आएगा स्पर्म, जो बहादुर स्पर्म होगा वही फैलोपियन ट्यूब तक आता है, फैलोपियन ट्यूब तक आएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये पैसेज प्रोवाइड किया ना इसने। मैच्योरेशन दूसरा पॉइंट है, मैच्योरेशन यानी स्पर्म को जैसे मैच्योरेशन की बात करें तो जैसे एपिडिडाइमिस है, वहाँ एपिडिडाइमिस होता है, एपिडिडाइमिस में मैच्योरेशन होता है, ये हम आगे देखेंगे भी। ट्रांसपोर्टेशन तो पैसेज है तो ये ट्रांसपोर्ट कर ही रहा है। स्टोरेज हम देखेंगे कि एपिडिडाइमिस स्टोरेज भी करता है, टेम्परेरी करता है बट स्टोरेज भी करता है। फिर साइट फर्टिलाइजेशन की प्रोवाइड करते हैं। साइट कौन सी है फर्टिलाइजेशन की, यानी कौन सी साइट है ये, फैलोपियन ट्यूब। ठीक, अब मेल में देखें, मेल में एसेसरी डक्ट देखेंगे, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स देखेंगे एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखेंगे। तो मेल में जैसे यानी मेल एसेसरी डक्ट की बात करें तो रेटेटेस्टिस होता है, जो वृषणजालिका हिंदी में बोलते हैं, वॉस एफ्रेंशिया शुक्रवाही का है। एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण, वॉस डिफरेंट शुक्रवाह।
अब एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की बात करें तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में हम हट जाते, आपको दिखेगा नहीं। अब दिख रहा है यहाँ का पूरा पीछे का लिखा हुआ, ये पूरा दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब ये देखते एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड क्या, इसमें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, इसे कॉपरस ग्लैंड बोला जाता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम कॉपरस ग्लैंड बोला जाता है। ये संख्या में 2 होती है, जो यानी अपना बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है कॉपरस ग्लैंड, ये कितनी होती है, संख्या में 2 होती है। सेमिनल वेसिकल होता है, सेमिनल वेसिकल भी संख्या में 2 होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है संख्या में 1 होती है, ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है संख्या में, ये 1 होती है, सिंगल ग्लैंड होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया, थोड़ा सा हट जाता हूँ मैं, दिखना चाहिए आपको, ठीक है, दिख रहा है अब यहाँ का पूरा, ठीक। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बात करें तो पेनिस, पेनिस यानी लिंग, तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। उसके बाद फीमेल में एसेसरी डक्ट देखे तो फीमेल में एसेसरी डक्ट क्या है, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, दिख जाएगा आप लोगों को। एसेसरी डक्ट में फेलोपियन ट्यूब आते हैं, फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट। अंडवाहिनी बोला जाता है हिंदी में, यूट्रस यानी गर्भाशय, सर्विक्स गर्भाशय ग्रीवा, वेजाइना यानी यूनी। जैसे वेजाइना की बात करें तो वेजाइना जो होता है, जैसे हम सेक्स करते हैं तो सेक्स के समय जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम होता है ये वेजाइना का होता है, ठीक है ना। अब आगे देखें, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में बार्थोलिन्स ग्लैंड आती है, जो चिपचिपाहट यानी ओपनिंग को स्लिपरी बनाने का काम होता है। कब, ये सेक्स के थ्रू यानी सेक्स के दौरान नहीं होता, ये हर समय, यानी जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं कर रहा है बंदा, ये बंदा बोलता बंदी, यानी गर्ल्स जो फीमेल है, फीमेल है, सेक्स नहीं कर रही, तो नॉर्मली कंडीशन में उसको स्लिपरी बनाने का, उसको ड्राई न रखने का, स्लिपरी बना के रखने के लिए जो है ये बार्थोलिन्स ग्लैंड सिक्रेट करती रहती है, ठीक है। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वल्वा होता है। जैसे मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या था, पेनिस था, तो फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो ये क्या होता है, वल्वा होता है। वल्वा क्या, वल्वा जैसे क्लाइटोरिस हो गया, लीबिया माइनोरा, लीबिया मेजोरा, ओपनिंग जो होती है, ये सब मिलके वल्वा का यानी निर्माण करती है, ठीक। सेकेंड डिग्री सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में मेमरी ग्लैंड होती है। आगे देखें हम तो अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भी था हमने यानी इंट्रोडक्शन में जो भी लिखा था उधर, और कुछ कुछ चीज़ें हमने आगे की भी पढ़ लिया है, वो आगे हमको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड द पैल्विक रीजन, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, यानी श्रोणी क्षेत्र में। कहाँ पे, श्रोणी क्षेत्र में स्थित होता है। और इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण यानी टेस्टिस, एक जोड़ा यानी दो सहायक नलिकाएं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां, इसमें किसी ग्लैंड्स पाई जाती है, एक जोड़ी ग्रंथियां बाह्य जनेंद्र। एक जोड़ी ग्रंथि की बात करें तो एक जोड़ी ग्रंथि, एक जोड़ी है यार, इसमें जैसे सेमिनल वेसिकल देखे थे हमने, सेमिनल वेसिकल कितनी होती है, 2 होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है कितनी होती है, 2 होती है। एक प्रोस्टेट ग्लैंड था, प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल होती है, ठीक है ना, ये पैर में होती है और ये सिंगल होती है, ठीक है, ठीक। अब देखते फिर एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जैसे हम कैविटी की बात करें तो हमने पैल्विक कैविटी बोला ना अभी, तो पैल्विक कैविटी देखे कि कहाँ पाई जाती बॉडी में, जैसे ऊपर हो गया तो ये थोरेसिक कैविटी क्या पाया जाता है, इधर थोरेसिक कैविटी पाया जाता है। थोरेसिक कैविटी में क्या अपना लंग्स हो गया, हार्ट हो गया। एब्डोमिनल कैविटी को हम डाइजेस्टिव कैविटी बोला जाता है। और थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड कौन करता है, ये डायफ्राम का काम होता है कि ये एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी को कैसा करेगा, ये डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब एब्डोमिनल कैविटी हो गया, उसके नीचे पैल्विक कैविटी होता है। जैसे हमने ये कॉमन बनाया डायग्राम की मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, ये मेल भी है, फीमेल भी है और मेल भी है ये, ठीक है ना। जैसे फीमेल की बात करें तो फीमेल में बात करें तो यहाँ ओवरी पाई जा रही है, पैल्विक कैविटी में पाई जा रही है ना।
पेल्विक कैविटी में पाई जा रही है, और ओवरी जो होगी ये अटैच होगी किससे, पेल्विक वॉल से। पेल्विक वॉल से ओवरी अटैच होगी, वो भी किसके थ्रू, किसके थ्रू अटैच होगी, लिगामेंट के थ्रू अटैच होगी, लिगामेंट के थ्रू अटैच होगी। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सुधार देते हम, एक मिनट, राइटिंग थोड़ी दिक्कत जा रही होगी तो अब नहीं बनेगी गड़बड़। ठीक है ना, यहाँ क्या था, ये फीमेल एंड मेल, यहाँ अपना क्या है, लेगामेंट, लेगामेंट। ठीक, लेगामेंट पाया जाता है जो पेल्विक वॉल से ओवरी को जोड़ता है। ठीक, अब जैसे टेस्टिस की बात करें, पेल्विक कैविटी से स्क्रोटम में आता है, स्क्रोटम में आता है, यहाँ से यहाँ आ गया, स्क्रोटम में आता है, वो भी किसके थ्रू आता है वो भी देखेंगे हम किसके थ्रू आता है। दिखा या नहीं दिखा आपको ये सब सिस्टम, नहीं दिखा हो तो अब देख लो, दिख रहा है, मैं हट गया पूरा। अब ये पूरा डायग्राम है वो देख सकते हैं आप। ठीक, अब टेस्टिस की बात कर रहे थे ना हम, टेस्टिस की बात कर रहे थे, स्क्रोटम में किसके थ्रू आया, स्क्रोटम में किसके थ्रू आया, ये इन्ग्वाइनल कैनाल के थ्रू आता है, इन्ग्वाइनल कैनाल के थ्रू आता है, इन्ग्वाइनल कैनाल, ये इन्ग्वाइनल कैनाल होती है टेस्टिस में, इसके थ्रू ही क्या टेस्टिस जो है स्क्रोटम के अंदर आता है। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर आता है, जैसे इन्ग्वाइनल कैनाल के अंदर क्या क्या होता है, जैसे स्पर्मेटिड कॉर्ड, इन्ग्वाइनल कैनाल से स्पर्मेटिड कॉर्ड गुजरती है, इन्ग्वाइनल कैनाल से स्पर्मेटिड कॉर्ड गुजरती है, और स्पर्मेटिड कॉर्ड से भी क्या क्या गुजरता है, जैसे वीन्स, इसे गोनेडल वेंस भी बोला जाता है, इसे गोनेडल आर्टरी भी बोला जाता है, और इसे लिम्फ डक्ट। ठीक, और यहाँ से वॉश डिफरेंस पाया जाता है, वॉश डिफरेंस जो है स्पर्मेटिड कॉर्ड से गुजरती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। और ठीक है, ये स्क्रोटम का सेप्टम है, ये पार्टीशन यानी डिवाइड करता है ये दोनों इसको। अब नीचे जो टेस्टिस है, ये है टेस्टिस और इधर जो पार्ट दिख रहा है पे एपिडिडाइम्स कहलाता है, ये जैसे गुबर्निकुलम, टेस्टिस को स्क्रोटम की वॉल से जोड़ने का, टेस्टिस को स्क्रोटम की वॉल से जोड़ने का काम कौन करता है, ये गुबर्निकुलम करता है। और ये पश्च भाग में, कौन से भाग में ही है, पश्च भाग में है। ठीक है ना, गुबर्निकुलम एक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर होता है ये। अब आगे देखते हम वृषण को यानी टेस्टिस को देखें, टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते कि क्या है अंदर से। ठीक है ना, अब थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ इधर और दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट कर दे, इधर का ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है पहला वाला, देखो वेजन यानी ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये जो दिख रहा है आपको ट्यूनिका वेजाइनलिस दिख रहा है। ठीक, ट्यूनिका वेजाइनलिस जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। ये देखो ये ठीक, ये दिख रहा है, ये जो है लेयर, ये वाला कौन सा वाला, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ अच्छे से। ये जो कवरिंग है, ये जो लाल वाला दिख रहा है आपको, ये डार्क किया मैंने, तो ये ट्यूनिका वेजाइनलिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस कहलाता है। और ट्यूनिका वेजाइनलिस में भी डबल लेयर होता है। ये ट्यूनिका वेजाइनलिस कैसा होता है, ये डबल लेयर होता है। डबल लेयर में भी बाहर वाला पैराटल बोला जाता है, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, विसरल, यानी पैराटल ट्यूनिका वेजाइनलिस एंड विसरल ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक, अब जैसे बीच वाला लेयर देखे तो बीच वाला लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला जाता है, बीच वाले लेयर को ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये दिख रहा होगा आपको कि यानी फर्स्ट तो देखा, फिर सेकंड भी देखो, अब लास्ट भी देखेंगे हम। ठीक है, पर अभी ट्यूनिका वेजाइनलिस देखो, ट्यूनिका वेजाइनलिस यानी ट्यूनिका वेजाइनलिस देख लिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया देख रहे थे ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडल लेयर होता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कैसा होता है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडल लेयर होता है। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया यानी मिडल लेयर होता है। ठीक है, कंप्लीट लेयर होता है, बट कंप्लीट लेयर होता है। जैसे ट्यूनिका वेजाइनलिस देखा था, ये इनकम्प्लीट लेयर था, यहाँ तक ही है, और ये कंप्लीट लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही यानी कंप्लीट लेयर, ये तो ठीक है, बट ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही जो टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं, कितने होते हैं, 250 होते हैं ना पर टेस्टिस जो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ये कंपार्टमेंट बनाने का काम किसका होता है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया का होता है। ये यानी ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही है जो पार्टीशन करती है 250 पर टेस्टिस बनाती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाती है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में भी 1 से 3 हाईली कॉल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। ठीक है ना,
अब देखिए क्या देखिए, ट्यूनिका वेस्कुलोसा देखते हैं। ट्यूनिका वेस्कुलोसा अंदर वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, वेस्कुलर लेयर होती है। इधर की जो है हमने, यानी इधर की जो है लेबलिंग हमने देख लिया। अब इधर की लेबलिंग देखेंगे। इसको ही कॉपी करके यहाँ हमने अच्छे से दिखाया गया है कि वहाँ यानी एक में गिचड़ पिछड़ नहीं होना चाहिए। अब मैं थोड़ा हट जाता हूँ, इधर इधर हट जाता हूँ मैं, कि आप लोगों को पूरा दिखना चाहिए, ठीक है ना। दिख रहा है इधर का पूरा, लेबलिंग पूरी दिख रही ना इधर की, ठीक। अब जैसे बात करते, ये कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 पर टेस्टिस है। एक टेस्टिस में 250, दूसरे टेस्टिस में भी 250, टोटल मिला के 500, ठीक। अब देखिए इसमें सेमिनिफरस ट्यूबुल हो गया, ये सेमिनिफरस ट्यूबुल पाई जाती है। इसमें 1 से लेकर 3 तक पाई जाती, यानी एक कंपार्टमेंट में एक भी पाई जा सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम 3 पाई जा सकती है, ठीक। 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूबुल पाई जाती है। सेमिनिफरस ट्यूबुल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस होती है। अब उसके बाद जैसे सेमिनिफरस ट्यूबुल है, ये आपस में जहाँ मिलेगी उसे रेटेटेस्टिस ट्यूबुला रेक्टी बोला जाता है। जहाँ पे सेमिनिफरस ट्यूबुल आपस में मिलते, सेमिनिफरस ट्यूबुल आपस में मिलकर बनाती है, जो बनाती है ना डक्ट, कॉमन डक्ट, उसे ट्यूबुला रेक्टी बोला जाता है। और ट्यूबुला रेक्टी के बाद अपना आता है रेटेटेस्टिस, ये जाल होता है, यहाँ पूरा जाल बन जाता है, जाल को हम रेटेटेस्टिस बोला जाता है। फिर ये आता है वॉसा एफरेंशिया, वॉसा एफरेंशिया है ये। वॉसा एफरेंशिया ने 10 से 12 वॉसा एफरेंशिया पाई जाती है। फिर एपिडेडाइमिस आ गया। एपिडेडाइमिस में 3 पार्ट होते हैं। एक तो जो हाईली कॉइल्ड वाला पार्ट है, हाईली कॉइल्ड, फिर कम कॉइल्ड, फिर और कम कॉइल्ड। तो ये एपिडेडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, बट एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, ठीक है। अब फिर उसके बाद वॉशर डिफरेंस आता है। उसके बाद हम बात करें, बाहर तक देख लेते हैं ना लेबलिंग, तो उसके बाद एजेकुलेटरी, एजेकुलेटरी डक्ट आएगी। क्या आएगी? एजेकुलेटरी डक्ट आएगी, ठीक। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, राइटिंग गड़बड़ कर दी मैंने। एजेकुलेटरी एजेकुलेटरी डक्ट। फिर एजेकुलेटरी डक्ट के बाद क्या आएगा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद क्या आएगा? आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी क्या निकलेगा? वो भी स्पर्म निकलेगा, ठीक है ना। अब इतना तो था। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते। आगे जैसे सेमिनिफरस ट्यूबुल है ना, सेमिनिफरस ट्यूबुल, अब यहाँ से कट करके देखेंगे कि सेमिनिफरस ट्यूबुल है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, और बाहर में उनके बीच में जो स्पेस बचती है, वो स्पेस में क्या पाया जाता है, ठीक। अब देखते क्या क्या पाया जाता है, तो ठीक इसका देखिए हम, ये जो दिख रही है आप लोगों को, ये जो दिख रही है, ये सेमिनिफरस ट्यूबुल है। क्या है ये? सेमिनिफरस ट्यूबुल है ये। सेमिनिफरस ट्यूबुल कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। उसके बाद हम देखें इसमें अपन क्या देख रहे हैं, सेमिनिफरस ट्यूबुल देखना ना, सेमिनिफरस ट्यूबुल में 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। 2 प्रकार की सेल पाई जाती है, एक तो सर्टोली सेल पाई जाती, दूसरी यानी मेल जर्म सेल पाई जाती है। मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है, यानी मेल जर्म सेल स्पर्म बनाएगी, स्पर्म में कन्वर्ट होगी, और सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिशन देने का काम सर्टोली सेल का है। तो ये सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर पाई जाती है। अब देखते, ये हो गया सर्टोली सेल, ये तो न्यूट्रिशन देगी, बट ये सर्टोली सेल क्या देगी? न्यूट्रिशन देगी ना, यानी क्या देगी? पोषण। अब ये मेल जर्म सेल, इसे ही मेल जर्म सेल बोला जाता है, ठीक। अब जैसे स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम के बाद क्या? फर्स्ट डिग्री स्पर्मेटोसाइट, ये स्पर्मेटोगोनियम है। फिर फर्स्ट डिग्री स्पर्मेटोसाइट, सेकंड डिग्री स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड आएगा, फिर स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटोजुआ को हम स्पर्म बोला जाता है, ठीक। तो ये सीक्वेंस रहेगा। स्पर्मेटोगोनियम जो होगा वो कन्वर्ट होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकंड डिग्री स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटोजुआ को ही हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखते कि सेमिनिफरस ट्यूबुल तो देख लिया। सेमिनिफरस ट्यूबुल, 2 सेमिनिफरस ट्यूबुल के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस पाया जाता है। इंटरस्टिशियल
स्पेस पाया जाता है। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या पाया जाता है देखे तो ब्लड वेसल, ब्लड सेल्स भी पाया जाएगा। लेडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है। और फिर इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट सेल्स, ये 3 पाया जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या पाया जाता है। तो हम देखेंगे कि ब्लड वेसल, लेडिक सेल्स एंड इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट सेल्स। ठीक है, अब आगे देखें हम। आगे देखने से पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ते। ठीक, आगे बढ़ते हम। कहाँ तक पहुँचे थे हम? शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होता है। यानी टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जैसे पाउच की बात करें हम, तो ये पाउच को हम जो बोलते हैं ये बैग लाइक होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये पाउच होता है। यानी कैसा, थैली या धानी, थैली को हम बैग बोलते हैं ना, थैली धानी में स्थित होता है। जैसे स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम भी वृषण कोश, स्क्रोटम जो होता है ये कैसा होता है, वृषण कोश। यानी स्क्रोटम वृषणों के तापमान को शारीरिक तापमान से यानी 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है। जैसे बात करें अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो ये कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस में अपने को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। यानी 34 से अपना 34 से कितना होगा, एक मिनट, 34.5 से 35, 34.5 से 35 जो है डिग्री सेल्सियस, इतना किसके लिए, शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। शुक्राणु जनन यानी इसमें क्या, शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है, यानी स्पर्म के बनाने के लिए आवश्यक है। दिखा नहीं होगा तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ इधर साइड। ठीक है, अब दिख रहा है, शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को वही, यानी स्पर्म बनाने के लिए, ये स्पर्म फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। स्पर्म फॉर्मेशन क्या बोला जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब उसके बाद देखो, वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है। वयस्कों में कैसा होता है, प्रत्येक, यानी वयस्कों में प्रत्येक वृषण कैसा होता है, अंडाकार होता है। एक मिनट, वयस्कों में प्रत्येक वृषण कैसा होता है, अंडाकार, यानी कैसा होता है, ओविल होता है। कहाँ इधर लिखा होगा ना ओविल, कहाँ है ओविल, ओवल होता है। अंडाकार यानी कैसा होता है, प्रत्येक वृषण अंडाकार यानी ओविल होता है, ओविल शेप होता है। जिसकी लंबाई की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर अपने वृषण जो यानी टेस्टिस की लंबाई होती है, कितनी, 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई होती है। और चौड़ाई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अब आगे देखें एनसीईआरटी लाइन, तो यहाँ तक हमने अभी पढ़ लिया ना। अब देखें आगे की क्या चीज़ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते। ठीक, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। टेस्टिस जो रहता है कवर रहता है, अभी कौन कैसा क्या कवर रहता है उसे हम आगे अभी देखेंगे। टेस्टिस कवर बाय डेंस कवरिंग, इच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट, यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। ये अभी हमने देखे, वो भी किसके कारण होता है, ये भी देखे हमने किसके कारण होता है, किसके कारण होता था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के कारण हो रहा था। किसके कारण हो रहा था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के कारण क्या बन रहा था, अपने कंपार्टमेंट बन रहे थे। ठीक है ना। अब आगे देखें हम, आगे स्पेस ज़्यादा खाली क्या, ठीक है आगे देखते हम।
कुछ छोटा तो नहीं यार यहाँ, कुछ छोटा तो नहीं। ठीक 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 ठीक, देख लेते। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ छूट गया, बट कुछ छोटा क्या देख रहा हूँ मैं, एक बार देख लेता हूँ। हम्म। ठीक है ना, कुछ तो नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा है। आगे बढ़ते। कहाँ पे आए थे हम? यहाँ पे आए थे। क्या बोल रहे थे? प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर, प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर एक से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं यानी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो होती है वो होती है, जिनमें शुक्राणु पैदा होते हैं। हमने बोला था ना, शुक्राणु पैदा होता है। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है। एक तो नर जर्म सेल यानी मेल जर्म सेल, हमने सेल यानी मेल जर्म सेल देखा था, जो क्या करती है, जो अपनी स्पर्म में, स्पर्म में कैसी होती है, स्पर्म में कन्वर्ट होती है, स्पर्म में कन्वर्ट होती है, स्पर्म में कन्वर्ट होती, अरे होती तो लिख दिए ना हमने, क्या दिक्कत है, बार बार क्यों लिख रहे, होती है। ठीक। अब आगे देखें, सर्टोली सेल यानी इसे स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? स्पर्मेटोगोनिया। एंड सर्टोली सेल जो होती है, सर्टोली सेल मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। यानी शुक्राणु का निर्माण तो कौन करती है? नर जर्म सेल करती है, नर जर्म सेल करती है ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ये अभी देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन क्यों लिखा गया है। और सर्टोली सेल जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करती, ये लाइन याद रखना। यानी किसको? नर जर्म सेल यानी इनडायरेक्टली स्पर्म को, किसको? स्पर्म को। ठीक। अब आगे देखते, यहाँ कुछ छूट गया यार, मैंने कुछ लिखा था यहाँ, तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ गया मेरा पीडीएफ? इसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। कहाँ पे आए थे हम? यहाँ पे आए थे ना। हाँ, मेल जर्म सेल क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। ये हमने भूल गए नहीं, हमने इसके पहले भी लेक्चर रिकॉर्ड किया था। ये मेरे पहले लेक्चर की पीपीटी नहीं, इसके पहले लेक्चर लिया था, बट मेरा रिकॉर्डिंग चालू नहीं हो पाया था इस कारण। ठीक है, अब वही पीडीएफ से पढ़ा देता जो इसके पहले लेक्चर लिया था मैंने। यही लेक्चर इसके पहले एक बार ले चुका हूँ, बट रिकॉर्डिंग न दबने के कारण फिर से लेक्चर लेना पड़ रहा है मेरे को। अब आगे देखते। स्पर्म बनना मेल जर्म सेल बनाती है, और यहाँ पे हमने देखे थे कि जर्म सेल को क्या, नर जर्म सेल को स्पर्म, यानी स्पर्म को क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। देखा था। मियोसिस का समझते कि क्या है मियोसिस। तो मियोसिस देखे तो जैसे यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती है ये क्या, इसे पीजीसी बोला जाता है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल यानी पीजीसी, पीजीसी 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 जो होती है इसकी भी थोड़ी, यानी जैसे पीजीसी बोले तो पीजीसी जो होती है कैसे होती है, ये माइटोसिस करती है। पीजीसी माइटोसिस करती है, स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। स्पर्मेटोगोनिया फिर माइटोसिस करेगी, यानी माइटोसिस करके पीजीसी ने क्या बनाया, स्पर्मेटोगोनिया बनाया। स्पर्मेटोगोनिया फिर माइटोसिस करेगी तो स्पर्मेटोगोनिया और बनाएगी तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया में ही रह जाएगी, और कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो ग्रोथ करेगी, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो ग्रोथ करी वो फर्स्ट डिग्री स्पर्मेटोसाइड में बदल जाएगी। किसमें? फर्स्ट डिग्री स्पर्मेटोसाइड में बदल जाएगी। फिर मियोसिस फर्स्ट होगा, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड मियोसिस फर्स्ट करेगी। मियोसिस फर्स्ट करेगी तो क्या बनाएगी, थोड़ा सा हट जाता हो तो दिख जाएगा आप लोगों को। ठीक, अब दिख रहा है, दिख रहा होगा। फिर सेकेंड डिग्री स्पर्मेटोसाइड बनाएगी। क्या बनाएगी, दिख रहा है ना, सेकेंड डिग्री स्पर्मेटोसाइड बनाएगी। फिर मियोसिस सेकंड होगा, तो मियोसिस सेकंड में स्पर्मेटिड बन गया। स्पर्मेटिड से डिफरेंशिएशन करता है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस होती है, फिर स्पर्म बन जाता है। यानी एक स्पर्मेटोसाइड था तो उससे दो सेकेंड डिग्री स्पर्मेटोसाइड बना, दो बन गया ना, इधर एक बना उधर एक बना। ठीक, इधर एक बना उधर एक बना,
तो यहाँ एक बना, यहाँ एक बना, फिर यहाँ मियोसिस फर्स्ट सॉरी सेकंड हुआ, यहाँ पे भी मियोसिस सेकंड हुआ। स्पर्मेटिड कितने, 4 स्पर्मेटिड बन गए, यानी एक 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 स्पर्मेटो साइट से, एक स्पर्मेटोसाइट से कितने, 4 स्पर्मेटिड बन रहा है। 4 स्पर्मेटिड या एक स्पर्मेटोसाइट से बोल दो 4 स्पर्म बन रहे, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन के बाद बन रहे ना ये, ठीक। अब 4 स्पर्म बन गए। अब उसके बाद आगे देखें हम क्या दिक्कत है, आगे समझते हैं। एनसीईआरटी की लाइन, दिक्कत तो नहीं जाएगी ना आपको, क्योंकि इसके पहले यानी मैंने ये पूरा अच्छे तरीके से समझाया था, ये भी पूरा समझाया था, बट देखो कितने अच्छे तरीके से समझाया था। पूरी मेहनत जितनी भी किए थे हमने पूरी बेकार हो चुकी थी वो। इस कारण से ही लेक्चर ये जो है डिले हुआ था। लेक्चर डिले होने का कारण एक बार रिकॉर्डिंग हो चुकी है करके हुआ था, फिर कुछ दिक्कत थी, मैं कहीं चले गया था, इस कारण भी और लेट हो गया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब जो आगे के जो लेक्चर हो गए, मैं आगे के लेक्चर की बता सकता हूँ। आगे के लेक्चर जो हो गए वो कंटिन्यू में हो गए, संडे के दिन कोई लेक्चर नहीं डलेगा। बाकी दिन जैसे एक दिन छोड़ के एक लेक्चर डल सकता है, ऐसा रहेगा, यानी एक दिन की गैप में लेक्चर डलते रहेंगे। अब भला ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का लेक्चर डले या शॉर्ट्स डले या फिर पॉडकास्ट डले। अब मैं पॉडकास्ट भी यानी बनाऊंगा, जिसमें पॉडकास्ट नॉर्मली बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं ओरली बोलूँगा। पॉडकास्ट में ओरली बोलूँगा मैं और समझाऊंगा, ओरली बोल के समझाऊंगा। पॉडकास्ट वही तो मतलब होता है पॉडकास्ट का, ठीक है। शॉर्ट्स में भी मैं लूँगा। अब थोड़ा यानी अच्छे से होगा यूट्यूब चैनल पे, कंटिन्यूटी थोड़ी मेंटेन करेंगे हम अच्छे से, अब दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। अब आगे देखते कहाँ तक पहुँचे थे हम पहुँचे थे जैसे यानी शुक्राणुजनक को सेमनिफरस ट्यूबुल बोला जाता है। सेमन यानी शुक्राणुजनक नलिका, शुक्राणुजनक नलिका यानी सेमनिफरस ट्यूबुल जो हमने देखा था, उधर इंटरस्टिशियल स्पेस वही समझाना जा रहा है। शुक्राणुजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शुक्राणुजनक नलिका के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश यानी इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, दिख रहा है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होती है? छोटी छोटे रुद्रवाहिनी यानी रुद्रवाहिनिकाएँ होती है। क्या होती है इसमें? छोटी छोटी रुद्रवाहिनिकाएँ होती है, छोटी छोटे रुद्रवाहिनिकाएँ होती है। और अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स को ये हम लेडिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लेडिक कोशिका कहते हैं। पेन चेंज कर देते, क्या कहते हैं? लेडिक कोशिका कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स वही लेडिक कोशिका, इंटरस्टिशियल सेल्स, ये तो लिखा, कहाँ लिखा है? ये लिखा है, बार बार क्यों लिखा है इसने पता नहीं, समझ नहीं आया एनसीईआरटी का। लेडिक कोशिका पुंज एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित एंड स्त्रावित करते। लेडिक कोशिका क्या? एंड्रोजन नामक पुंज, एंड्रोजन कैसा? एंड्रोजन नामक पुंज। एंड्रोजन जो है ये, जैसे लेडिक सेल की बात करें तो इस पर एलएच काम करता है, एलएच काम करता है, तो ये एंड्रोजन सिक्रेट करती है, ठीक है, नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित स्त्रावित करती है। एंड्रोजन में भी जैसे हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन जो होता है कैसा होता है? ये टेस्टोस्टेरोन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन होता है। यहाँ पर कुछ कोशिका यानी प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती है, यानी इम्यूनोलॉजिकली कंपार्टमेंट सेल्स, ठीक। थर्ड यानी 3 सेल पाई जाती है, यहाँ लिखा है 3 सेल दिखा है। अब आगे देखें, ये जो लिखा है इसको मैं मिटा देता हूँ। पाथ ऑफ स्पर्म अभी हम देखेंगे, ये पहले मिटा दूंगा तो मज़े आ जाएंगे, यानी खुद से लिखेंगे हम, डबल से लिखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते ना, 1 मिनट, ठीक है। ओ दादा, हाँ ठीक।
अब दिक्कत नहीं है, डबल से समझ लेंगे, लेखे पे लिखा चलाऊंगा मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। अब क्या यानी पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत जो आता है क्या आता है, यानी वृषण जालिका रेटेटेस्टिस आता है, रेटेटेस्टिस। फिर शुक्रवाहिका यानी वॉस एफ्रेंशिया, अधिवृषण एपिडाइमिस शुक्रवाह यानी वॉस डिफरेंस होते हैं। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। किसमें? शुक्रजनक नलिका यानी सेमिनिफरस ट्यूबल। किसमें खुलती? सेमिनिफरस ट्यूबल। ये शुक्रवाहिका यानी शुक्रवाहिका में खुलती है। जैसे बात करें, कहाँ गया, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटेटेस्ट वॉश एफ्रेंस एपिडाइमिस वॉश डिफरेंस। अब देखिए सेमिनिफरस ट्यूबल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वॉश एफ्रेंस थ्रू रेटेटेस्टिस, यानी पहले आएगा रेटेटेस्टिस। इसको हम उससे समझ लेते, लिख के थ्रू समझ लेते तो सेमिनिफरस ट्यूबल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया ना मैंने, कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग गलत भी हो जाए तो, स्पेलिंग इंग्लिश की क्लास नहीं है। सेमिनिफरस ट्यूबल से क्या होगा? सेमिनिफरस ट्यूबल से अपना आता है ट्यूब्यूलाई रेक्टी, ट्यूबुला रेक्टी आता है। ट्यूबुला रेक्टी के बाद क्या आएगा? ट्यूबुला रेक्टी के बाद अपना आएगा क्या चीज़ आएगा? रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस, टेस्ट, एक मिनट यार, टेस्टिस आएगा। रेटेटेस्टिस के बाद क्या आएगा? रेटेटेस्टिस के बाद वॉसा एफ्रेंसिया, वॉसा एफ्रेंसिया के बाद क्या आएगा अपना? वॉसा एफ्रेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस आएगा, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद अपना वॉश डिफरेंस, वॉश डिफरेंस के बाद, वॉश डिफरेंस के बाद क्या आएगा? एजैकुलेटरी डक्ट आएगा, एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट के बाद क्या आएगा? यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। फिर आउटसाइड, थोड़ा चिपका दिए, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी निकल गया, यूरेथ्रल मीडियस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी निकल गया ना। ये जो था हमने जो ये देखा, ये स्पर्म का क्या है? ये पाथ है, स्पर्म का ये पाथ देखा, जो भी देखा हमने ये पूरा स्पर्म का पाथ ही तो लिखा हुआ है ये। अब आगे देखते हैं, एनसीईआरटी की लाइन समझ लेते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। रेटेटेस्टिस यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक बोला इसने कि सेमिनिफरस ट्यूबल जो है रेटेटेस्टिस में खुलता है, रेटेटेस्टिस वॉस एफ्रेंसिया में खुलता है, ये लिखा। फिर एपिडिडाइमिस में खुलता है, और एपिडिडाइमिस जो होता है ये यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके ऊपर से लूप बना के हुए आता है, और एपिडिडाइमिस पोस्टेरियर सरफेस पर होता है। यानी द वॉस एफ्रेंसिया लिव इन द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, यानी वृषण के पश्च सतह पर स्थित होता है ये एपिडिडाइमिस। ठीक है। अब आगे देखें हम एपिडिडाइमिस की बात करें, ये एपिडिडाइमिस अधिवृषण यानी वही एपिडिडाइमिस, कलर चेंज कर देते, अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस शुक्रवाहक, शुक्रवाहक यानी क्या? वॉश डिफरेंस, एपिडिडाइमिस से वही लिखा है, एपिडिडाइमिस से वॉश डिफरेंस की तरफ जा रहा है ये। एपिडिडाइमिस यानी वॉश डिफरेंस की और बढ़ते हुए उदर यानी एब्डोमेन की ओर बढ़ता है। जैसे अपना क्या था, नीचे पेल्विक कैविटी थी, ऊपर यानी एब्डोमिनल कैविटी थी, तो ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ समझ लेते। तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये नीचे से कहाँ जा रहा है? ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये एब्डोमेन की, इधर एब्डोमिनल कैविटी, इधर एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जा रहा है ऊपर, तो वही लिखा उसमें एब्डोमेन की तरफ जा रहा है। ठीक है। उधर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बना रहा है, ये है ना मूत्राशय, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ऐसा लूप बना रहा है ना, ये लूप की बात कर रहा है वहाँ। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाती है, और शुक्राशय से एक वाहिनी आती है, और मूत्र मार्ग में स्खलनी वाहिनी एजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। तो एजैकुलेटरी डक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर समझ अच्छा से आ जाएगा। जैसे ये एजैकुलेटरी डक्ट है, एजैकुलेटरी डक्ट ये सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वॉश डिफरेंस की डक्ट, ये दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना रहे,
तो कॉमन डक्ट जो बना रहे हैं यानी यूरी वॉश डिफरेंस की और सेमिनल वेसिकल की कॉमन डक्ट को हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते क्या चीज़ आगे एनसीईआरटी की लाइन ही समझते हैं। क्या लिखा है एनसीईआरटी की लाइन में? इजैकुलेटरी डक्ट यानी स्खलनी वाहिनी इसे ही इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। यह नलिका वृषण से प्राप्त शुक्राणु का भंडारण, जैसे भंडारण की बात करें तो भंडारण तथा मूत्र मार्ग में इसका स्थानांतरण करती। ये लाइन पढ़ लेते फिर इसको समझते कि क्या बोलना चाह रहा है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शीशन यानी पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख यानी यूरेथ्रल मीडियस कहते हैं। जैसे भंडारण की बात करें तो एपिडाइमिस ये लिखा था पहले, अब हालांकि अब डबल से तो नहीं, इसी से समझा देता हूँ। एपिडाइमिस जो है स्पर्म का स्टोरेज करती है, स्टोर करती। किसको स्टोर करती है? स्पर्म को स्टोर करती है, वो भी टेम्पररी, कुछ समय के लिए टेम्पररी। और स्पर्म का जो मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन जो होता है स्पर्म का एपिडाइमिस में होता है। और जो भक्षण करने का काम, जो खराब स्पर्म है उसको भक्षण करना भी एपिडाइमिस में ही होता है। वॉश डिफरेंस की बात करें तो वॉश डिफरेंस स्टोर करती है, ये स्टोर करने का काम और आगे परिवहन करने का काम वॉश डिफरेंस का होता है। ठीक, अब आगे देखें, यानी क्वेश्चन जो पूछे कि स्पर्म कहाँ कहाँ स्टोर होते हैं, ओनली एपिडाइमिस में होते हैं। ओनली बोले तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, वॉश डिफरेंस में भी टेम्परली होता है। ठीक, अब आगे देखते सीसन की बात करें तो यानी पेनिस। सीसन पुरुष की बाह्य जननेंद्री, सीसन जो होता है पुरुष की बाह्य जननेंद्री है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है। कैसा होता है ये? विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो सीसन के उदरघर्षण यानी उठान एरेक्शन में सहायता प्रदान करते हैं। इसमें ब्लड भर जाता है और ब्लड भर जाता है तो ये इरेक्ट हो जाता है। ये इरेक्ट यानी उसमें ब्लड सर्कुलेट तेजी से होता है और ब्लड सर्कुल यानी पूरा फूल जाता है ब्लड भर के। ठीक है, इरेक्शन में सहायता प्रदान करता है और विरिसेचन इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। तो इंसेमिनेशन को सुगम, अब वो स्ट्रेट यानी थोड़ा एरेक्ट नहीं होगा तो इंसेमिनेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। इंसेमिनेशन में सुगम यानी इंसेमिनेशन में हेल्प करने के लिए एरेक्ट होता है वो। ठीक है, आगे देखते सीसन का अंतिम वृद्धित भाग जो यानी कैसा फुला हुआ भाग, उसे क्या सीसन मुंड यानी ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे हम फोर स्किन यानी अग्रछद कहते हैं। अब देखिए ये जो है फुला हुआ भाग जो होता है ये कैसा होता है? फूले हुए भाग को हम फोरस्किन बोला जाता है, नहीं ये फोल्डेबल होता है। ये स्किन जो है उसे फोरस्किन बोला जाता है और ये जो भाग है इतना ऐसे ग्लांस पेनिस बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखे ये बॉडी है इतनी जो है, यहाँ से इधर इधर बॉडी कहलाती, इधर रूट है स्किन। ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट दिख रहा है अपने को यहाँ पे यानी छोटे छोटे बिंदु बिंदु होते हैं, तो ये सेंसिटिव पार्ट होता है, ये सेंसिटिव पार्ट होता है। ये जो पार्ट होता है कैसा होता है? सेंसिटिव पार्ट होता है। ठीक है ना। अब आगे देखें, ये तो देख लिया हमने, ये एवरीथिंग इज फूला एम्पूला यहाँ पे आ जाता है। अब देखते हैं, ये तो देख लिया, अब इसका हम उसी से देख लेते ना, एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेंगे, उसको भी छोड़ देते हम। एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेंगे। जैसे सीमेन की बात करें तो सीमेन में कौन सा तो सीमेन में स्पर्म होता है, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम कॉपरस ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे सेमिनल वेसिकल की बात करें तो सेमिनल वेसिकल क्या होता है? ये फ्रुक्टोज प्रोवाइड करता है। फ्रुक्टोज यानी एनर्जी। और प्रोस्टेट जो है ये कैल्शियम प्लस 2 भी सिक्रेट करता है। सेमिनल वेसिकल लुब्रिकेशन यानी चिकनाहट देता है। कब? जब स्पर्म बाहर निकलते उनको डैमेज न हो करके ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मेल सेक्स एसेसरी यानी ग्लैंड में देखे तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तो लाइन यहाँ पे लिखा ही है, ये इनके बारे में नहीं लिखा था, देख लेते। सेमिनल वेसिकल एक पेयर होती है, ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड होती है। सेमिनल वेसिकल एल्कलाइन सिक्रेशन निकालती है।
सेमिनल वेसिकल फ्रुक्टोज भी निकालती, जो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ये सेमिनल वेसिकल से निकलता है और ये फ्रुक्टोज होता है। फाइब्रिनोजन भी पाए जाते हैं। प्रोस्टेट की बात करें तो प्रोस्टेट जो होता है सिंगल ग्लैंड होती है, एल्कलाइन सिक्रेशन, कलर एंड ऑर्डर, जो सीमेन है उसको कलर देने का और उसे यानी ऑर्डर जो यानी सेंट जो आती है वो देने का काम अपना प्रोस्टेट ग्लैंड का है। प्रोस्टेट ग्लैंड का है, इसमें कैल्शियम प्लस 2 भी निकलता है, सिट्रिक एसिड, क्लॉटिंग एंजाइम, ये क्रैब साइकिल चलता है, ये सब चलता है, वहाँ से एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है ना। अब देखे लाइन में पुरुषलिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल, सिंगल एक पुरुष यानी प्रोस्टेट ग्लैंड और एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड शामिल है। यानी इन ग्रंथियों के स्त्रावण जो होते हैं इसे सेमिनल यानी शुक्रिय सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रुक्टोज यानी फल शर्करा कौन निकालता है? फल शर्करा फ्रुक्टोज सेमिनल वेसिकल निकाल रहा है और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है कैल्शियम निकाल रहा है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। यानी ठीक है, फ्रुक्टोज फल शर्करा कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्णन यानी एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है ये स्त्रावण मैथुन के दौरान सीसन में स्नेहन यानी लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होता है। ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम डायग्राम देख लेते दो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन यानी हम पूरा फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीच में जो अपन ने किसका स्पम का जो है जो डायग्राम वगैरह जो डिटेलिंग है वो गैमेटोजेनेसिस में दिया एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में, तो हम वही पढ़ेंगे। यानी हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, बीच बीच की लाइन नहीं लेंगे, हम स्टार्टिंग से लास्ट तक कंटिन्यू पढ़ेंगे कि क्या लिखा लाइन में। ठीक है ना। अब देखते जैसे पुरुष जनन तंत्र को दर्शाते हुए श्रेणी क्षेत्र का आरेखित काट, श्रेणी क्षेत्र यानी पल्विक रीजन देख रहे हैं हम। जैसे ये हम नीचे से देखते हैं ना, ये तुम्हारा गुदा हो गया भाई साहब, गुदा हो गया। गुदा को हर दिन, ठीक है, गुदा यानी एनस, हिंदी में अब क्या बोलते हैं अब देखो तुम, एनस हो गया। इसे रेक्टम बोला जाता है, रेक्टम जहाँ पोटी तुम्हारी जमा होती है। अब ये फोरस्किन हो गया, फोरस्किन यानी जो बाहर की जो थोड़ी फोल्डेबल स्किन होती है ना उसे फोरस्किन बोला जाता है। फोरस्किन, ये ग्लांस पेनिस जो उठा हुआ भाग है ना, ग्लांस पेनिस। यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा यहाँ से डक्ट चलते हैं, जैसे पहले यहाँ से चलते। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जैसे बात करें ये गई डक्ट। ये वॉश डिफरेंस हो गया, वॉश डिफरेंस ये है, वॉश डिफरेंस की ये इधर सेमिनल वेसिकल वॉश डिफरेंस, ये डक्ट कॉमन डक्ट बनी, कॉमन डक्ट को एजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है। फिर ये तो हो गया, फिर उसके बाद ये है, ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड, और फिर उसके बाद ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आ जाएगी, फिर उसके बाद यूरेथ्रा, फिर आउटसाइड द बॉडी। ये सीक्वेंस है। अब ये यूरेटर, इधर यूरिन आती है यूरेटर से, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से ही तो लूप बनाते हुए जा रहा है ना, कौन दिखे रहा है? वॉश डिफरेंस एपिडिडाइमिस होता है, ये लूप बनाते हुए जा रहा है। ठीक, अब आगे देखते, ये तो देख लिया। आगे वाला जैसे हम देखें तो क्या देखते, जैसे ये यूरेटर है, यूरेटर हो गया। वॉश डिफरेंस की डक्ट पहले स्टार्टिंग से देखते हैं हम। ये हो गया टेस्टिकुलर लूबिल्स 250 पर कंपार्टमेंट जो होता था, फिर रेटेटेस्टिस, वॉस एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। वो एपिडिडाइमिस के बाद वॉश डिफरेंस आएगा। थोड़ा सा मिटा देते इसको, लाइन से अच्छे से देखते क्या था। पहले टेस्टिकुलर लूबिल्स के बाद रेटेटेस्टिस के बाद वॉस एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, फिर वॉश डिफरेंस के बाद क्या होगा? वॉश डिफरेंस के बाद जो आता है अपना, यहाँ एजैकुलेटरी डक्ट लिखा है, नहीं लिखा तो यूरेथ्रा आ जाएगा। यूरेथ्रा से कहाँ जाएगा? आउटसाइड द बॉडी, फिर आउटसाइड, फिर यहाँ से निकल गया बाहर। ठीक है ना। अब यूरेटर हो गया, इधर दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। इधर यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, दो दिख रहा है अपन को। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये एक ही ग्लैंड होती है, पूरी घूमी हुई होती है। और यानी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, ये दो होती है, ये एक यूरेथ्रा, टेस्टिस, फोरस्किन, ग्लांस पेनिस। ठीक है ना। पुरुष जनन तंत्र का आरेखित दृश्य आंतरिक संरचना को दर्शाते हुए वर्षण का अनुदैर्ध्य काट, यानी
इनर जो पार्ट है उसको दिखाया गया। इतना लेक्चर था आज का। इसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहाँ तक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में दिया है, इसके बाद हम आगे की लाइन देखें तो इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना था। अब आगे हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अपना था एक स्ट्रक्चर, वो लास्ट में वो नहीं लाया, वो अगले लेक्चर में समझा दूंगा मैं। इतना ही लेक्चर था। अब मिलते अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर भी जल्दी आएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते फिर।